हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं रेगुलरली 12:30 PM आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज ऑलरेडी 1840 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 1841 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा आरआरबी के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके 3 मंथ्स का आरआरबी का कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसकी फीस रहेगी 1299, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं यूनिट वाइज, प्लस एमसीक्यूज साथ में रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, एंड प्लस नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। साथ ही में अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो थ्योरी बैच, जिसकी फीस रहेगी 2299, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी करेंगे विद बेसिक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के साथ। एंड साथ ही में इसमें भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी, एमसीक्यू क्लासेस करवाऊंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो आज ही मेरे से, अगर आपको पढ़ना है। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहने वाले हैं। सो चलती हूँ मैं क्वेश्चन पे विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 1841 हमारा देखो क्या कह रहा है। सो ये देखो, सीरीज़ बहुत दिनों से मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करा करो एंड लाइक ज़रूर करो, क्योंकि रेगुलरली अगर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो प्लीज़ इसको मोटिवेट करने के लिए, मेरे को मोटिवेट करने के लिए ज़रूर सपोर्ट करें। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्टेड प्री ऑपरेटिवली इज अटैच्ड टू लो इंटरमिटेंट सक्शन। अ क्लाइंट विद अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एग्जिबिट दीज सिम्टम्स। ही इज रेस्टलेस, serum electrolytes are sodium 138, potassium 4.0, blood pH is 7.53. This client is most likely experiencing. So देखो, एनजी ट्यूब इंसर्ट की है आपने एक पेशेंट के, ठीक है, और प्री ऑपरेटिवली, ऑपरेशन से पहले, और वो लो इंटरमीडिएट सक्शनिंग पे अटैच की हुई है आपने। ठीक है, तो एनजी ट्यूब अगर किसी पेशेंट के लगी हुई है तो वो एनजी ट्यूब में अब पेशेंट थोड़ा सा रेस्टलेस हो रहा है। सबसे पहले तो लिखा है इन्होंने रेस्टलेस हो रहा है। ठीक है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आर, और उसके इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ जो सोडियम है वो 138 के वैल्यू दे रहा है। नॉर्मली सोडियम की वैल्यू होती है 135 टू 145। ठीक है, और जो आपका पोटाशियम होता है वो होता है 3.5 टू 4। क्लियर ना? तो देखो, अब पोटाशियम की वैल्यू 4 है, और जो आपका ब्लड का पीएच है, जो ब्लड पीएच होती है, दैट इज 7.45 टू 7.55। ठीक है, तो ब्लड पीएच भी उसकी जो कितनी आ रही है वो आप देख रहे हो। सो ब्लड पीएच भी हमारी जो दिखा रहा है दैट इज 7.35। ठीक है, तो वैसे हमारी ब्लड पीएच कितनी होती है, लिख लो यहाँ पे। ब्लड पीएच हमारी जो होती है दैट इज 7.35 टू 7.45। तो ब्लड पीएच देख के तो आपको डायरेक्टली ये पता चल रहा है कि पेशेंट को क्या हो रखा है, एल्केलोसिस। ठीक है, ब्लड पीएच देख के क्या लग रहा है कि पेशेंट को क्या है, एल्केलोसिस। क्या है पेशेंट को, एल्केलोसिस, क्योंकि पीएच बड़ी हुई है ना, 4.5 होनी चाहिए। ठीक है ना, 4.5 होनी चाहिए। यहाँ पे पेशेंट की पीएच दिखा रहा है 7.54 सॉरी। ठीक है, तो एल्केलोसिस तो हमें देखो दिख रहा है। प्लस अगर आप ध्यान से देखो तो नेजोगैस्ट्रिक सक्शन लगा हुआ है, तो देयर इज अ चांसेस, देखो हाइपरकलीमिया भी नहीं है क्योंकि नॉर्मल रेंज में है आपका। यहाँ पे पोटाशियम जो है 5 आएगा, 3.5 से 5। ठीक है, सो पोटाशियम भी आपका नॉर्मल रेंज में है और सोडियम भी नॉर्मल रेंज में है, तो हाइपरकलीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया तो बिल्कुल नहीं है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं है। यहाँ पे क्या है, पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को हमें मिल रहा है। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि मेटाबॉलिक इसलिए बोल रहे हैं एल्केलोसिस, जब भी आप सक्शनिंग पे लगाते हो तो पेशेंट के जो एसिडिक कंटेंट होता है वो ही रिमूव करते हो आप। ठीक है ना, एनजी ट्यूब में जब आप एस्पिरेशन करते हो तो जो स्टमक का एसिड है वो तो रिमूव हो गया, अंदर क्या बचा, एल्केलोसिस। तो हमें मेटाबॉलिक एल्केलोसिस ही देखने को मिलता है। इन वैल्यूज़ को ठीक से लिख लेना, मैंने थोड़ा सा पहले गलत लिख दी थी तो अब सही है। इनको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना और क्वेश्चन को समझ लेना, ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट इज एक्सपीरियंस मसल वीकनेस एंड लेथार्जी, द सीरम पोटाशियम इज 3.1, व्हाट अदर सिम्टम्स माइट बी एग्जिबिट्स। ठीक है, तो पेशेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है पेशेंट को क्या हो रखा है, हाइपोकैलीमिया। ठीक है, हाइपोकैलीमिया इन द सेंस कि आप ऊपर ही पढ़ के आए हो, पोटाशियम की वैल्यू होती है 3.5 टू 5, तो यहाँ पे 3.1 है, मतलब कि पोटाशियम जो है थोड़ा सा
कम है, ठीक है, हाइपोकैलीमिया हो गया। तो इसीलिए पेशेंट को हमें क्या देखने को मिल रहा है, मसल वीकनेस एंड लथार्जी, प्लस और क्या देखने को मिल सकता है, टेटने, डिसरिथमिया, नमनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, हेडेक्स। ऑब्वियसली जब भी आप पोटाशियम को हाइपोकैलीमिया एंड हाइपरकैलीमिया के नाम से जानो तो हमेशा ये याद रखो कि जब भी पोटाशियम में फ्लक्चुएशन आती है तो कार्डियक प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, तो हमें पेशेंट में डिसअरिथमिया देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छा ये एक मेथड है, अगर आप पोटाशियम के बारे में स्टडी कर रहे हो तो उसका कम ज़्यादा होना सीधा सीधा आपके कार्डियक सिस्टम पे अटैक करता है। क्लियर। नेक्स्ट है, फॉलोइंग अ गैस्ट्रिक रीसेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड द नर्स रीइंफोर्स विद द क्लाइंट इन ऑर्डर टू एलिवेट द डिस्ट्रेस फ्रॉम डंपिंग सिंड्रोम। तो अगर किसी पेशेंट का गैस्ट्रिक रीसेक्शन हुआ है, ठीक है, सो पेशेंट को आप ऐसी क्या चीज़ करने के लिए बोलोगे जिससे डंपिंग सिंड्रोम जो है वो जो है डिस्ट्रेस हो सके। तो डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई भी पेशेंट है, ठीक है, उसमें आपने गैस्ट्रिक रिसेक्शन किया तो गैस्ट्रिक से अब खाना नीचे सीधा कहाँ गिरेगा, ड्यूटीनम में। तो उसको हम बोलते हैं कि बीच में खाना जो है वो डायरेक्ट डंप कर रहा है, गिर रहा है, डंपिंग सिंड्रोम। तो आप कहोगे 3 लार्ज मील्स ले, ड्रिंकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड मिल्क, टेक अ लॉन्ग वॉक आफ्टर मील्स, ईटिंग अ लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट। तो हमेशा हम पेशेंट को लो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बोलते हैं। देखो लो कार्बोहाइड्रेट इसलिए क्योंकि जो आपके कार्ब्स होते हैं ना वो आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाते हैं डाइजेस्ट होने, उनकी मेटाबॉलिज्म होना, डाइजेशन होना आपका माउथ से ही शुरू हो जाता है, ठीक है ना। सो आप हमेशा पेशेंट को ये बोलते हो कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स जो है आपको लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, अ नर्स इज टीचिंग क्लाइंट्स टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन बाय टेकिंग द बेसल टेम्परेचर, व्हाट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन बेसल टेम्परेचर ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो देखो आप पेशेंट क्लाइंट को टीच कर रही है कि टाइम ऑफ ओव्यूलेशन में आप अपना बेसल टेम्परेचर लेते हो, तो जो आपका नॉर्मल बेसल टेम्परेचर होता है उससे क्या डिफरेंस होता है, स्लाइट ड्रॉप होता है देन राइज, सडन राइज एंड देन ड्रॉप, मार्क्ड राइज एंड रिमेन हाई, ड्रॉप्ड, मार्क ड्रॉप्ड एंड रिमेन लोअर। सो देखो स्लाइटली ड्रॉप होके देन राइज होता है आपका ओव्यूलेशन टाइम पे। ओव्यूलेशन टाइम पे जो है ना आपका जो टेम्परेचर है लिटरली थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है, थोड़ा सा हाई होता है जब आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन पीरियड आता है। नेक्स्ट है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर प्रिस्क्राइब फॉर अ क्लाइंट, व्हाट साइड इफेक्ट शुड द नर्स इन्फॉर्म द क्लाइंट माइट अकर। तो कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्टेबल्स आप क्लाइंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो कौन से साइड इफेक्ट्स आपको क्लाइंट में देखने को मिलेंगे, सर्विसाइटिस, ओवेरियन सिस्ट, ब्रेक थ्रू ब्रीडिंग एंड फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिसीज। इट्स अ ब्रेक थ्रू ब्रीडिंग, ठीक है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जब भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हो, चाहे वो हार्मोनल पिल्स हो चाहे वो इंजेक्टेबल्स हो, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है या फिर प्रॉपरली जो है मेंसेस नहीं आते। सो ये जो है आपको देखने को मिलेगा पेशेंट में साइड इफेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द नर्स टू डिस्कस विद अ क्लाइंट हु जस्ट हैड अ वेसेक्टमी। तो इसमें से क्या चीज़ आप इंपॉर्टेंटली क्लाइंट के साथ डिस्कस करोगे, अगर वेसेक्टमी हुई है तो वेसेक्टमी हम करते हैं परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ अ परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसमें पेशेंट जो है उसकी वास्ट डिफरेंस पे कट लगाया जाता है, ठीक है। तो आप क्या चीज़ डिस्कस करोगे, रीकैनुलाइजेशन ऑफ वास्ट डिफरेंस इज इम्पॉसिबल, अनप्रोटेक्टेड कोइटस इज सेव विद इन 1 week to 10 days, no, some impotency is to be expected for several weeks and there must be a 30 ejaculation to the track of to clear the track of sperm. So obviously जब किसी की वेसेक्टमी होती है तो उसको हम बोलते हैं कि कोई और कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज़ करना है टिल द 30 इजैकुएशंस, क्योंकि उस ट्यूब को, उस ट्रैक को क्लियर करने के लिए प्रॉपर 30 इजैकुएशंस चाहिए होती है ताकि बाद में कोई भी चांस ना बचे। तो एक प्रॉपर 30 इजैकुएशंस जो है वो चाहिए उस ट्रैक को क्लियर करने के लिए। सो आप ये चीज़ डिस्कस करोगे क्लाइंट के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का बता दूँ, अगर मेरे से पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो आप इसे और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आरआरबी के लिए 3 मंथ्स के 2 बैचेस हैं जिनकी फीस बहुत अच्छी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच 1299, तो ये 3 मंथ्स की वन टाइम पेमेंट है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। सो मिनिमल फीस है, आप अफोर्ड कर पाओगे और कंटेंट भी आपको प्रॉपरली प्रोवाइड होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, हर सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज मैं आपको करवाऊंगी। प्लस अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो थ्योरी बैच जिसकी फीस रहेगी ओनली 2299 फॉर 3 मंथ्स, वन टाइम पेमेंट है। हम हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी करेंगे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स। तो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे मेरे से ज्वाइन कर सकते हो बात करके। नॉर्सेट के लिए भी क्लासेस शुरू हो गई हैं तो नॉर्सेट के लिए भी
मेरे पास 2 बैचेस हैं, 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का बैच, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल्स मेरे से आप कॉल पे ले सकते हो। सो चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ नर्स एक्सप्लेन दैट एफिशिएंसी ऑफ अ बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिपेंड्स ऑन द फ्लक्चुएशन ऑफ बॉडी बेसल टेम्परेचर, व्हाट फैक्टर विल अलर्ट दिस इफेक्टिवनेस। तो जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है कॉन्ट्रासेप्शंस जब आप लेते हो तो वो थोड़ा फ्लक्चुएट होता है। तो ये फैक्टर जो है ये क्यों फ्लक्चुएट होता है? प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस, लेंथ ऑफ एब्सटिनेंस, एज ऑफ दोज इन्वॉल्व, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स। सो ऑब्वियसली प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस से आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है ये फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मतलब चेंज आने में। क्लियर? Next, our client received TPN, report nausea, polydipsia and polyuria. To determine the cause of client report, the nurse would assess which client data. तो टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन चल रहा है, पेशेंट को नोजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया हो रहा है, तो इन कॉजेज को रिपोर्ट करता है क्लाइंट नर्स को। तो नर्स किस चीज़ के लिए असेस करेगी? रेक्टल टेम्परेचर के लिए, लेटेस्ट सीरम पोटाशियम, कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज या फिर सीरम बन, यूरिया एंड नाइट्रोजन एंड क्रेटिनिन। सो ऑब्वियसली आपने पढ़ा भी होगा कि जब हम किसी को टीपीएन देते हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशन है हाइपरग्लाइसीमिया। और अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो हाइपरग्लाइसीमिया के जो देखने को चांसेस आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, नोजिया है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें कि पेशेंट का शुगर लेवल इंक्रीज है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है। सो आप इस चीज़ के लिए पेशेंट को असेस करोगे। नेक्स्ट है क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द डायग्नोज ऑफ सिरोसिस, डेमोन्स्ट्रेट मेसिव असाइटिस ड्यूरिंग causing dyspnea. The nurse perform which intervention is a priority measure to assist the client with this complication. तो आप क्लाइंट एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, डायग्नोज हुआ है सिरोसिस से और उसे मैसिव असाइटिस है, मतलब उसकी एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड फिल्ड है जो कि उसे प्रॉब्लम दे रहा है सांस लेने में, डिस्पनिया कॉज कर रहा है। तो नर्स कौन सी इंटरवेंशन परफॉर्म करेगी इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए, डिस्पनिया को प्रिवेंट करने के लिए? रिपोजिशन साइड टू साइड एवरी 2 आवर्ली, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड 60 डिग्री, ऑस्कल्टेट द लंग फील्ड एवरी 4 आवर्ली, इनकरेज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एवरी 2 आर। सो देखो प्रायोरिटी मेजर्स आप क्या करते हो इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए, इज कि आप पेशेंट को कहते हो कि आप अपना हेड ऑफ द बेड एलिवेट करके रखो। उससे क्या है, लंग्स के ऊपर देखो एब्डोमेन में अगर फ्लूइड फिल्ड है तो ऑब्वियसली वो लंग्स को प्रेशराइज करेगा ऊपर को, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए आप अगर हेड ऑफ द बेड को एलिवेट कर दोगे तो अपने आप ही जो उसका साइटस है वो नीचे को जाएगा और लंग्स थोड़े एक्सपैंड होंगे और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट। नेक्स्ट है क्लाइंट हैज फ्रैक्चर्ड mandible that is immobilized with wire, for which life threatening post operative problem should the nurse monitor this first? तो मैंडिबला फ्रैक्चर हो गया पेशेंट का, उसके वायर्स डली हैं ताकि इमोबिलाइज्ड रहे, वो हिले डुले ना। तो लाइफ थ्रेटनिंग कौन सी ऐसी पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम है जो कि पेशेंट की नर्स को मॉनिटर करनी है? इन्फेक्शन, एस्पिरेशन, ऑस्टियोमाइलिटिस एंड ब्रोंकोस्पाज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इमोलाइज्ड वायर है मैंडिबल पे, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कौन सी ऑपरेशन के बाद आपको देखनी है। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था बहुत ही ईजी क्वेश्चन था कि कार्डियक आउटपुट किस में इंक्रीज होती है। सो अगर किसी को हाइपोक्सिया है तो उसमें हमें कार्डियक आउटपुट इंक्रीज देखने को मिलती है, बिकॉज टिश्यूज़ में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हार्ट जो है वो ज़्यादा ब्लड पंप करता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है ताकि टिश्यूज़ में ऑक्सीजन जाए। तो हाइपोक्सिया में हमें कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज देखने को मिलती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है आप लोगों को, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बाकी कमेंट्स को लिखा करो। एंड अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो। प्लस यहाँ पे आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके। आरआरबी के लिए 3 मंथ्स की अगर आपका बेसिक क्लियर है तो 1299 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, और अगर आपको बेसिक क्लियर करना है 2299 का थ्योरी फुल बेसिक बैच। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी एंड रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30।